Hello, everybody. We'll continue with the subject surveying. We were discussing leveling. So far, we've discussed what is leveling and a few terms which are used in leveling. In this lecture, we'll continue to discuss a few more terms based on leveling. So, the first term used in leveling is benchmark. Benchmark को हम कैसे denote करते हैं? BM से. It is a fixed reference point of known elevation. इसमें क्या important है? इसमें important है कि ये जो बेंचमार्क है ये एक नॉन एलिवेशन का पॉइंट है। नॉन एलिवेशन का पॉइंट मतलब इसका आरएल जो होगा, रिड्यूस लेवल जो होगा वो हमें पता होगा। द आरएल ऑफ बेंचमार्क अबव अ सर्टेन अज्यूम्ड डेटम, किसी डेटम से जो आपने आरएल मेजर किया है, कोई भी डेटम हो सकता है, वो वाला आरएल हमें क्या होगा, पता होगा। और फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी नोटबुक में या अपनी रेफरेंस बुक में। तो चार टाइप के बेंचमार्क्स होते हैं। एक होता है जीटीएस बेंचमार्क, एक होता है परमानेंट बेंचमार्क, आर्बिट्ररी बेंचमार्क एंड टेम्पररी बेंचमार्क। सो लेट्स सी इंडिविजुअली का मतलब क्या हुआ। जीटीएस बेंचमार्क, जीटीएस क्या है? ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे किया गया था इंडिया का जब ब्रिटिशर्स आए थे, तो ताकि वो क्या कर सके, वो लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर सके। उन्होंने बहुत हाई प्रिसीजन से जो है ये सर्वे कंडक्ट किया था, और वहां पे उन्होंने जो डेटम लिया था वो डेटम क्या था? सी लेवल इन कराची। तो जो जीटीएस बेंचमार्क्स हैं ये एक टाइप के परमानेंट बेंचमार्क्स ही हैं, और ये किस टाइम एस्टैब्लिश हुए हैं? ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे के टाइम पे एस्टैब्लिश हुए हैं। इनका प्रिसिजन बहुत हाई है और इनका डेटम लाइन कहाँ पे है? डेटम है सी लेवल एट कराची पे। अब क्या है कि ये जो जीटीएस के बेंचमार्क्स थे ये काफी दूर दूर प्लेस थे, क्योंकि ये बहुत पहले हो गया था, तो ये काफी दूर दूर प्लेस थे। सपोज कीजिए एक यहाँ पे, 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 इस तरीके से। तो इन बेंचमार्क्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा था, किलोमीटर्स के हिसाब से डिस्टेंस था। अब अगर मुझे सपोज करो कि मुझे इस एरिया में कोई सर्वे करना है, तो इस एरिया में तो कोई जीटीएस बेंचमार्क फॉल ही नहीं कर रहा है, तो मुझे कोई बेंचमार्क चाहिए, एक एक्यूरेट बेंचमार्क चाहिए। तो उसके लिए क्या बनाए गए? परमानेंट बेंचमार्क्स बनाए गए। सो जीटीएस बेंचमार्क्स आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ये हमने देख लिया है। तो इसलिए एजेंसीज लाइक पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एमईएस इज इंजीनियरिंग सर्विसेज जो मिलिट्री की होती है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एक्सेट्रा, इन सब लोगों ने क्या किया, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस ने और बेंचमार्क्स इस्टेब्लिश करे। अब वो और बेंचमार्क्स कैसे इस्टेब्लिश करे? उन्होंने जो डिस्टेंस था इन जीटीएस बेंचमार्क्स के बीच में उनको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया और नियर बाय बेंचमार्क्स इस्टेब्लिश कर दिए। किस टाइप के बेंचमार्क्स? परमानेंट टाइप के। परमानेंट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स पे जैसे कि माइलस्टोन्स हो गए या फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स पे करे गए हैं, ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो सके। मतलब डिस्ट्रॉय होने के चांसेस उनके क्या है? बहुत कम है, कि वो काफी सालों तक, फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे विल एग्जिस्ट। तो इसलिए इनको क्या बोला जा रहा है? परमानेंट बेंचमार्क्स बोला जा रहा है। सो इनको क्लोजर टू ईच अदर, जैसे हम ये येलो डॉट से देख सकते हैं, पास पास उनको इस्टेब्लिश कर दिया गया और उनको बोला जाता है परमानेंट बेंचमार्क्स। दीज आर मार्क्ड ऑन वेल डिफाइंड माइलस्टोन्स एक्सेट्रा। या आप माइलस्टोन्स लगा सकते हैं, या आप पैरापिट्स लगा सकते हैं, या इस तरीके का कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर जो होगा वो आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, ताकि आप उस पर परमानेंट बेंचमार्क क्रिएट कर सकें। हम ये इतना एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स पे? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बहुत सालों के लिए एग्जिस्ट करते रहें। नेक्स्ट आते हैं आर्बिट्ररी बेंचमार्क्स। आर्बिट्ररी बेंचमार्क्स क्या होते हैं कि आपने डिसाइड किया, मान लेते हैं कि इस फील्ड में या इस एरिया में आपने कोई सर्वे करना है, किसी भी टाइप का सर्वे हो सकता है, आपको उसमें लेवलिंग करनी होगी, तो रिड्यूस लेवल्स चाहिए। अब रिड्यूस लेवल किसके रेफरेंस पे आता है? रिड्यूस लेवल डेटम के रेफरेंस पे आता है। अब इस मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर फील्ड में कहीं पे भी ना आपके पास कोई जीटीएस बेंचमार्क है, ना आपके पास कोई परमानेंट बेंचमार्क है।
पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये एक कोई पैरापेट लगा है या कोई माइलस्टोन है या कोई भी ऐसे एक परमानेंट एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम अज्यूम करते हैं। हम क्या करेंगे? हम अज्यूम करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का जो RL है वो आप कोई भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप 1000 ले सकते हैं, 1000 मीटर्स किसी भी अज्यूम्ड डेटम से। RL भी आपने अज्यूम करा है और डेटम भी आपने क्या करा है? अज्यूम करा है कि कोई अगर डेटम होगा तो उस अज्यूम्ड डेटम से इसका RL कितना है? 1000 मीटर्स। तो जब मैं इसको अज्यूम कर देती हूँ तो इसे हमने क्या बोल दिया? आर्बिट्ररी बेंचमार्क। अब बाकी की यहाँ पे जो भी लेवलिंग होगी वो सारी लेवलिंग किसके रिस्पेक्ट में होगी? वो इस बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में होगी जिसकी वैल्यू आपने अपने आप से अज्यूम की गई थी। अब ये वैल्यू अज्यूम करने का कुछ तरीका होता है ताकि हम नेगेटिव में ना जाएं। जैसे कि अगर आपके पास इसी एरिया में अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊं, मान लेते हैं कि कुछ ऐसे इस तरीके की लैंड थी और जो बेंचमार्क हम बोल रहे हैं वो बेंचमार्क इस लेवल पे है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि अगर मैं इस पॉइंट ए को लूंगी तो मुझे हाइट में मतलब मेरा RL की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इसकी वैल्यू मैंने 1000 ली थी, तो अगर मैं पॉइंट ए पे जाऊंगी तो पॉइंट ए पे RL क्या आएगा? 1000 से ज्यादा आएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे RL आया 1050, जस्ट फॉर अजम्पशन, या 1150। तो मेरे पास जो RL आया यहाँ पे आया 1150। तो मतलब ये पॉइंट जो है इस बेंचमार्क पॉइंट से क्या है? ऊपर है, ऊंचाई पे है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम पॉइंट बी पे। पॉइंट बी को जब आप देख रहे हैं तो पॉइंट बी पे जो लेवल है पॉइंट बी का वो बेंचमार्क से नीचे है। तो बेंचमार्क से नीचे मतलब मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि इधर RL कितना आ गया? 900 मीटर्स, क्योंकि मैंने कितना अज्यूम करा था? 1000, तो ये 100 मीटर नीचे है। ठीक है, अगर मैंने बाय चांस यहाँ पे RL 1000 के बजाय 100 लिया होता, अज्यूम करते हैं कि मैंने 1000 के बजाय कितना लिया होता? 100 लिया होता। हमें पता है ये हाइट कितनी हो गई है? दिस हाइट इज 150 मीटर्स, this height is 150 meters and this height is, या this depth is 100 meters। ठीक है, तो अगर मैं 100 अज्यूम कर लेती अपना RL तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाना था? यहाँ तो सिंपल हो जाना था, यहाँ तो हो जाता 250। पर ये पॉइंट बी के लिए क्या हो जाना था? पॉइंट बी का RL क्या हो जाता? 0। या फिर अगर मैं इस पॉइंट बी को थोड़ा सा और नीचे ले लूं और ये अज्यूम कर लूं कि ये कितना डेप्थ पे है? 110 डेप्थ पे है, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू हो जानी थी 890 मीटर्स। ठीक है, तो 890 मीटर्स के केस में क्या हो जाना था? ये 110 है, आपके पास यहाँ वैल्यू आनी थी RL ऑफ पॉइंट बी वुड हैव बीन -10। तो -10 ये याद रखना, इसको MB में नोट करना, कैलकुलेशंस करना, ये क्या हो जाता है हमारे लिए? मुश्किल हो जाता है। तो हम नेगेटिव वैल्यू अवॉइड करते हैं, इसलिए जब भी मैं RL अज्यूम करूंगी मैं इस हिसाब से RL अज्यूम करूंगी कि मेरे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे पॉइंट्स की वैल्यू किस में रहे? पॉजिटिव में ही रहे। दिस इज अ थंब रूल। आप नेगेटिव में भी कर सकते हैं अगर आपको उसमें कंफर्टेबल लगता है, बट जनरली हम किस में रखते हैं? सारी रीडिंग्स को पॉजिटिव वैल्यूज में ही रखते हैं। सो दिस इज एन आर्बिट्ररी बेंचमार्क जो आपने अज्यूम किया है। नेक्स्ट आता है टेम्पररी बेंचमार्क। टेम्पररी बेंचमार्क, दीज आर द रेफरेंस पॉइंट्स व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड व्हेन देयर इज अ ब्रेक इन वर्क। मतलब आज आपने काम किया, आज जितना काम किया उस काम के बाद आप सपोज हाफ द एरिया को सर्वे कर पाए। अब आपने कल से फिर से सर्वे करना है, तो कल से सर्वे करने के लिए आपने एक टेम्पररी पॉइंट ले लिया कि ये पॉइंट X है, इस पॉइंट के रेफरेंस पे अब मैं कल काम करूंगा, तो इसको क्या बोला जाएगा? टेम्पररी बेंचमार्क। So these are the reference points which are established when there is a break in work, that is the whole work cannot be completed at a stretch। ये जरूरी नहीं है कि आज और कल की बात है, ऐसा भी हो सकता है कि 6 months का गैप आ जाए इस पोर्शन में सर्वे करने को और इस पोर्शन में सर्वे करने को। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी ऐसी एरिया में सर्वे कर रहे हैं जहाँ पे बर्फ गिरती है,
तो आपने इतना सर्वे कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको पता है कि अब बर्फ गिर जाएगी तो आप ये वाला एरिया 6 मंथ्स तक नहीं सर्वे कर सकते। तो आपने क्या कर दिया, एक टेम्पररी बेंचमार्क बना लिया। So the survey work is closed at this point and restarted from the same point when it is resumed. तो आपने X पे बंद किया है वर्क, और आप जब स्टार्ट करेंगे इसको तो फिर से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, X से स्टार्ट करेंगे। So this is all about benchmarks. Now let's discuss focusing. Focusing क्या होती है? Focusing means to set the eyepiece and the object class at proper distance apart for clear vision of the object sighted. मतलब ये मेरा eyepiece है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा object class है। तो हम क्या चाहते हैं, हम, और ये रेज आप देख रहे हैं कि रेज कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है इस डायरेक्शन में। पहले ऑब्जेक्ट से रेज आती है, वो ऑब्जेक्ट क्लास पे स्ट्राइक करती है, ऑब्जेक्ट क्लास उनको कन्वर्ज कर देता है सारी रेज को, और कन्वर्ज करके डायफ्राम पे फॉल कराता है, और आप आईपीस से उस डायफ्राम को देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप डायफ्राम से थोड़ी सी आगे आईपीस पे ही वो कन्वर्ज होती है ताकि आप उसको देख सकें। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ताकि ये जो कन्वर्जिंग हो रही है, ये सारी जो रेज जो आ रही है ऑब्जेक्ट से, ये ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करें कि आपकी आई को विजिबल हो, तो उसको विजिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, फोकसिंग बोलते हैं। सो फोकसिंग मीन्स टू सेट द आई पीस एंड द ऑब्जेक्ट क्लास एट प्रॉपर डिस्टेंस अपार्ट। प्रॉपर डिस्टेंस अपार्ट मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो एडिक्वेट होना चाहिए, ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर सके, हम इजिली साइट कर सके। अब ऑब्जेक्ट क्लास का क्या फंक्शन है? द फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास इज टू फोकस द ऑब्जेक्ट ऑन द डायफ्राम। तो डायफ्राम पे आके ये सारी ऑब्जेक्ट की रेज को क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, सारी यहाँ पे आके कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट क्लास का फंक्शन, कि जितनी भी आपको ऑब्जेक्ट की रेज आती हैं आपने उनको कन्वर्ज करना है ताकि वो किस पे फॉल करे, डायफ्राम पे फॉल करे। दूसरा है फंक्शन ऑफ द आईपीस। अब आईपीस का क्या फंक्शन है? आईपीस का फंक्शन है इज टू मैग्निफाई द क्रॉस हेयर एंड द इमेज एज प्रोजेक्टेड ऑन द डायफ्राम। क्या मतलब है, हम जब आप इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट में इस तरीके से कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर आप ये डायफ्राम पे क्रॉस हेयर है, इनको बोला जाता है क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें सिर्फ ये सेंट्रल क्रॉस हेयर होता है, बड़ा वाला ही प्रेजेंट होता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें ऊपर और नीचे के स्टेडिया हेयर बोला जाता है इनको, ये भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी के लिए हम सिर्फ क्या मान लेते हैं, एक क्रॉस हेयर को मान लेते हैं, सेंट्रल क्रॉस हेयर। अब क्या है कि एक ट्री आप कुछ साइट कर रहे थे, तो ये ट्री इस तरीके से। अब हम क्या चाहते हैं कि जो ये ट्री हो ये इस तरीके से मैग्निफाइड हो, और जो क्रॉस हेयर है वो भी इस तरीके से मैग्निफाइड है कि आप उसको एग्जैक्टली पॉइंट को देख सके। पॉइंट को देखने का मतलब है कि आईपीस ने क्या करना है, इसने मैग्नीफाई करना है, क्रॉस हेयर को भी मैग्नीफाई करना है, और इस ट्री को भी, इमेज को भी मैग्नीफाई करना है, जो कहाँ पे प्रोजेक्ट हो रही है, डायफ्राम पे प्रोजेक्ट हो रही है, ताकि हम उसको आसानी से देख सके। अभी तो ट्री तो एक आर्बिट्ररी पॉइंट हो गया। सपोज कीजिए आप किसी बिल्डिंग का टॉप देख रहे हैं, कोई बिल्डिंग है और आपने उसका क्या देखना है, टॉप देखना है। तो आपने जो अपना क्रॉस हेयर है वो क्रॉस हेयर किसके साथ कोइंसाइड कराया है, बिल्डिंग के टॉप के साथ कोइंसाइड कराया है। अब बिल्डिंग का काफी डिस्टेंस होगा, तो आईपीस क्या करेगा, इस बिल्डिंग को मैग्नीफाई कर देगा। मैग्नीफाई कर देगा कि इसके टॉप को आप देख सके, और क्रॉस हेयर जो है वो आप अपने एडजस्टमेंट ऑफ द टेलीस्कोप से क्रॉस हेयर को कोइंसाइड कराएंगे इस बिल्डिंग के टॉप के साथ। मान लेते हैं कि अभी आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी है, आपका क्रॉस हेयर यहाँ पे है और बिल्डिंग का टॉप कहाँ था, बिल्डिंग का टॉप यहाँ पे है। आप अपने टेलीस्कोप को एडजस्ट करेंगे इस तरीके से कि जो बिल्डिंग का टॉप है और जो आपका क्रॉस हेयर है वो क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। तो ये सारा फंक्शन किसकी हेल्प से होगा, आईपीस की हेल्प से होगा। The focus of the object class and of the eyepiece must coincide with the crosshair of the diaphragm। मतलब फोकस का मतलब है कि ये जो ये ऑब्जेक्ट क्लास है
ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है रेज को। ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगा और कहाँ पे इमेज बनेगी आपकी, ऑन द डायफ्राम। तो ये सारी रेज कहाँ कन्वर्ज होनी चाहिए, डायफ्राम पे आगे कन्वर्ज होनी चाहिए। वैसे ही अब ये रेज जब यहाँ आ गई तो इसके बाद ये डाइवर्ज कर जाएंगी तो ये आईपीस भी उनको कहाँ कन्वर्ज कराएगा, वो इस तरीके से फोकस क्रिएट करेगा कि उसका भी फोकस किस पे है, डायफ्राम पे ही है, ताकि जो क्रॉस हेयर है, जो इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रहे, कोइंसाइड कर सके डायफ्राम पे, ताकि आप उसको आराम से देख सके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायफ्राम को हम क्या बोल सकते हैं, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ये सारे फंक्शंस आपको, ये सारी डिटेल्स, कि डायफ्राम इज द कॉमन फोकस। कॉमन फोकस किसका, आईपीस का भी फोकस डायफ्राम पे है और ऑब्जेक्ट क्लास का भी फोकस किस पे है, डायफ्राम पे है। सो डायफ्राम इज द कॉमन फोकस और इसकी हेल्प से हम क्या देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को व्यू कर सकते हैं। अब आपने फोकस करना है, फोकस कैसे करेंगे, फोकस करने के लिए हमें स्क्रूज दिए जाते हैं किसी भी लेवल में, चाहे वो थियोडोलाइट हो, चाहे वो डंपी लेवल हो, चाहे वो ऑटो लेवल हो, आपको स्क्रूज दिए जाएंगे। तो हमने क्या करना है, अब आप आईपीस को फोकस कर रहे हैं, जब आप आईपीस को फोकस कर रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली किनको क्लैरिफाई कर रहे हैं, किसकी इमेज को डिस्टिंक्ट बना रहे हैं, क्रॉस हेयर की इमेज को डिस्टिंक्ट बना रहे हैं। मतलब जब मैं आईपीस की सेटिंग करती हूँ तो आईपीस की सेटिंग से मुझे क्या दिखाई देता है, आईपीस की सेटिंग से मुझे क्रॉस हेयर दिखाई देते हैं। तो अज्यूम करते हैं कि अभी आपको जो क्रॉस हेयर दिखाई दे रहे हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से कुछ क्रॉस हेयर दिखाई दे रहे हैं, जो ये ब्लर्ड है। मैं इस फिगर में नहीं ब्लर कर पा रही इसको, पर ये ब्लर आपको इमेज दिख रही है, इसीलिए ये इतनी मोटी दिखाई दे रही है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने आईपीस के सामने या अपने टेलीस्कोप के सामने होल्ड अ पीस ऑफ व्हाइट पेपर इन फ्रंट ऑफ द टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का फ्रंट कहाँ हुआ, यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक पीस ऑफ पेपर, कौन से कलर का पेपर, व्हाइट पेपर। यहाँ पे क्योंकि व्हाइट दिखेगा नहीं तो मैंने रेड से बनाया है, बट दिस इज अ व्हाइट पेपर। ठीक है, अगर मैं उसका क्रॉस सेक्शन आपको उसका दिखाऊं, सामने का व्यू, तो ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है इस पेपर पे टेलीस्कोप से। तो जब आपने टेलीस्कोप से देखा तो आपको ये ब्लर्ड इमेज दिखाई दे रही थी। हमने क्या किया कि आपने बिल्कुल पास में रखा है, आप देख सकते हैं कि इनका डिस्टेंस क्या है, बहुत कम। सो होल्ड अ पीस ऑफ व्हाइट पेपर इन फ्रंट ऑफ द टेलीस्कोप एंड मूव द आई पीस जेंटली इन एंड आउट विद अ स्क्रू। आप स्क्रू की हेल्प से क्या करेंगे, आई पीस को एडजस्ट करेंगे। कब तक एडजस्ट करते रहेंगे आप, तब तक एडजस्ट करते रहेंगे जब तक आपको पीस ऑफ पेपर पे ये जो क्रॉस हेयर है वो कैसा नहीं दिखाई देता, बिल्कुल शार्प इमेज नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पे ये इमेज कैसी है, शार्प। क्रॉस हेयर कैसा दिखाई दे रहा है, शार्प। यहाँ पे आपको कैसा दिखाई दे रहा था, ब्लर। तो जैसे ही आपका ये ब्लर्ड इमेज शार्प इमेज में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब आपका आईपीस जो है, आईपीस क्या आ गया है, फोकस में आ गया है। आईपीस का फोकस किसके साथ कोइंसाइड कर गया है, डायफ्राम के साथ कोइंसाइड कर गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आईपीस को कैसे फोकस करते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको थ्योरेटिकल एग्जाम में भी आ सकता है एंड मेनली इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है कि आप आईपीस को फोकस कैसे करेंगे। ये किसी भी लेवल के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट क्लास को कैसे फोकस करना है। सो ऑब्जेक्ट क्लास के लिए डायरेक्ट द टेलीस्कोप टू द ऑब्जेक्ट एंड टर्न द फोकसिंग स्क्रू अंटिल द इमेज अपीयर्स क्लियर एंड शार्प। अब मान लेते हैं कि यहाँ से ये ऑब्जेक्ट हमने हटा दिया, सॉरी, पीस ऑफ पेपर हटा दिया और अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो अज्यूम करते हैं कि हम किसी बिल्डिंग की इमेज देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको पहले कैसे दिखाई दे रही है वो बिल्डिंग, आपको पहले कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, इस तरीके से बिल्डिंग दिखाई दे रही है। अब आपने, ये कैसी इमेज है, ये तो ब्लर्ड इमेज है, तो ये ब्लर इमेज दिखाई दे रही है हमें बिल्डिंग की। हमने क्या किया, हम फोकसिंग स्क्रूज, मैंने जैसे आपको बताया कि हर फोकस करने के लिए हमें लेवल में क्या गिवन होते हैं, स्क्रूज गिवन होते हैं। तो आप फोकसिंग स्क्रूज को एडजस्ट करेंगे जब तक आपको इमेज कैसी नहीं दिखाई देगी, शार्प एंड डिस्टिंक्ट।
तो जब आपको शार्प इमेज दिखाई देगी, शार्प और क्लियर इमेज दिखाई दे रही है बिल्डिंग की, तो उस केस में आपने क्या बोलना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट क्लास है वो क्या हो गया है, फोकस हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमें इमेज तो शार्प दिखाई देगी, फिर हम अपनी आईज को ऊपर नीचे मूव करते हैं। जैसे हम आईज रोल करते हैं, अपनी ऊपर नीचे अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे आप अपनी आईज से। एंड उस केस में जब आप ऊपर को देख रहे हैं अपनी आई से, या फिर आप नीचे को देख रहे हैं अपनी आई से, आपकी इमेज उसके साथ मूव नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऊपर को देख रहे हैं और आपकी इमेज ऊपर को शिफ्ट हो रही है, आप नीचे को देख रहे हैं तो आपकी इमेज नीचे को शिफ्ट हो रही है, तो उस केस में आपका मतलब अभी ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो फोकस में नहीं है, अभी सिर्फ इमेज शार्प हुई है पर ये फोकस में नहीं आया है। इन केस आप जब ऊपर को देख रहे हैं अपनी आईज से, तो भी आपकी इमेज वहीं रह रही है जहां पहले थी, और जब आप नीचे को देख रहे हैं तब भी आपकी इमेज वहीं रह रही है जहां पहले थी। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो किस में है, फोकस में है। सो द आई इज मूव्ड अप एंड डाउन, एंड इफ देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द क्रॉस हेयर, विद रिस्पेक्ट टू द क्रॉस हेयर जो हमें दिखाई दे रहा होगा दोनों केसेस में इस तरीके से, then the focusing is correct, otherwise not. Focusing is correct, otherwise not. मतलब ऊपर नीचे मूव करने का क्या मतलब है इमेज का, कि आपका क्रॉस हेयर यहाँ पे था, जहां पे है क्रॉस हेयर तो वहीं रहेगा, पर अभी देखिए अभी मुझे ये वाला पॉइंट सेंटर में दिखाई दे रहा है, जब मैं ऊपर को देखती हूँ तो मेरी इमेज कहाँ चली गई, ऐसे हो गई। जब मैं नीचे को देख रही हूँ तो मेरी इमेज कहाँ पहुंच गई, क्रॉस हेयर के रिस्पेक्ट में मेरी इमेज यहाँ पहुंच गई। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि मेरी जो इमेज है वो भी ऊपर नीचे शिफ्ट कर रही है जैसे जैसे मैं अपनी आईज को शिफ्ट कर रही हूँ। तो अगर ऐसा हो रहा है मतलब फोकसिंग अभी नहीं हुई है। अगर आपकी इमेज तीनों केसेस में ऐसी रह रही है तो मतलब आपकी फोकसिंग हो चुकी है। इस एरर को बोला जाता है पैरेलैक्स एरर, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म for end semester point of view, for competitive exam point of view, for interview point of view. It is a very very important term. So parallax में हम क्या करते हैं, जो भी पीछे हमने डिस्कस किया, it is the relative motion of the image with respect to the crosshair. So अगर ये आपके crosshair हैं, इस तरीके से हम तीन images चेक करेंगे आई लेवल के हिसाब से, तो ये हमारी क्रॉस हेयर है जो हमें दिखाई दे रहा है। इमेज कैसी होनी चाहिए हमारी, जब हम स्ट्रेट देखते हैं तो हमारी इमेज ऐसी दिखाई देती है। जब मैं ऊपर कर रही हूँ अपनी आईज, जब मैं ऊपर को देख रही हूँ तो मेरी इमेज कहाँ शिफ्ट हो जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जा रही है। जब मैं नीचे को देख रही हूँ तो मेरी इमेज कहाँ शिफ्ट हो जा रही है, नीचे की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जा रही है। तो जब इस तरीके की शिफ्ट हो रही है इमेज में तो उसको क्या बोला जाता है, पैरेलैक्स। इट इज द रिलेटिव मोशन ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द क्रॉस हेयर व्हेन द इमेज फॉर्म्ड। अब ये रीजन क्या है, रीजन इंपॉर्टेंट है। द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्लास, जो ऑब्जेक्ट क्लास ने इमेज फॉर्म करी है वो कहाँ पे नहीं फॉल कर रही है, इट इज नॉट फॉलोइंग ऑन द प्लेन ऑफ द डायफ्राम। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट क्लास की इमेज फॉर्म हो रही थी, ये कहाँ फॉर्म हो रही है, डायफ्राम के प्लेन में नहीं फॉर्म हो रही। डायफ्राम का प्लेन कहाँ पे है, डायफ्राम का प्लेन है यहाँ पे, यहाँ इमेज फॉर्म होनी चाहिए थी, पर इमेज कहाँ फॉर्म होगी, मान लेते हैं थोड़ी सी पीछे फॉर्म हो गई, इधर फॉर्म हो गई या आगे फॉर्म हो गई। तो उस केस में हमें क्या एक्सपीरियंस करेंगे, हम पैरेलैक्स एरर एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू फॉल्टी फोकसिंग। फोकसिंग में हमने देखा था लास्ट इसमें स्लाइड में कि फोकसिंग दो टाइप की करनी पड़ती है हमें। अगर आपको फोकसिंग पे डिटेल क्वेश्चन भी आए तो आपको ये दोनों टाइप की फोकसिंग लिखनी होगी कि आईपीस की क्या फोकसिंग है और ऑब्जेक्ट क्लास की कैसे फोकसिंग करेंगे। तो अगर आपने फोकसिंग फॉल्टी करी है चाहे आईपीस की चाहे ऑब्जेक्ट क्लास की, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास कोई ना कोई एरर आएगा। पर अगर आपके ऑब्जेक्ट क्लास की फोकसिंग करेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट क्लास की फोकसिंग करेक्ट नहीं है तो उस केस में क्या एरर आता है, उस एरर का एक स्पेशल नाम है, उसको बोला जाता है पैरेलैक्स एरर। इट कैन बी टेस्टेड बाय मूविंग द आई अप एंड डाउन, जैसे हमने यहाँ पे देखा। If the focusing is correct, the image seems to be fixed
to the crosshair when the eye is moved up and down. अगर फोकसिंग करेक्ट है तो आपको, अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो भी आपको इमेज ऐसी दिखाई देगी, अगर आप सामने देख रहे हैं तो भी आपको इमेज ऐसी दिखाई देगी, अगर आप नीचे देख रहे हैं तो भी आपको इमेज कैसी दिखाई देगी, ऐसी ही दिखाई देगी। इमेज इस तरीके से अप एंड डाउन मूव नहीं करेगी। सो इट इज अ सोर्स ऑफ एरर इन दी ऑब्जर्वेशन, मतलब एरर है इसलिए आपको इसको करेक्ट करना होगा। कई बारी हम पैरालैक्स को सिर्फ क्या, पैरालैक्स को क्या बोला जाता है, पैरालैक्स एरर भी बोला जाता है। सो दिस इज important, how to eliminate parallax. To eliminate parallax the eyepiece should be focused first, मतलब पहले आप क्या करेंगे, क्रॉस हेयर को शार्प करेंगे फॉर डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द क्रॉस हेयर, और फिर आप किसको फोकस करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट ग्लास को फोकस करेंगे। अगर आप उल्टे तरीके से करते हैं कि पहले आपने ऑब्जेक्ट ग्लास को फोकस कर दिया और फिर आपने आई पीस को फोकस किया, तो आपको क्या मिलता है, पैरालैक्स एरर मिलता है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम पहले किसको फोकस करते हैं, आई पीस को, और फिर उसके बाद हम किसको फोकस करते हैं, ऑब्जेक्ट ग्लास को। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ the various terms which are used in leveling. अब upcoming lectures में हम देखेंगे adjustments done to the levels. So thank you and stay tuned.